हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों मैराथन वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों डायरेक्ट जो है एग्जाम हॉल में छपने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और वही आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों मैराथन में, जो आपके एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं। अ फील्ड इन अ टेबल्स कैन बी एज अ फॉरेन की इफ किसी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में लिया जा सकता यदि। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये 2013 वाला मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब इसके ऑप्शन है इट इज द प्रेजेंट इन ऑल अदर टेबल, यह सभी तालिकाओं में मौजूद होगा। दोस्तों ये तो नहीं होगा। इट हैज द यूनिक वैल्यू, यह अद्वितीय मान होगा, ये भी नहीं हो सकता है। इन इज अ प्राइमरी की इन द सम अदर टेबल, कुछ अन्य तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है। दोस्तों ये बिल्कुल होगा। इज नॉट द प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल, किसी भी अन्य तालिका में मौजूद नहीं है। दोस्तों जैसा कि फॉरेन की के शब्द से ही, वर्ड से ही आपको यह प्रतीत होता है कि एक किसी और टेबल में रिफरेंस की कुछ बात करता है। यदि इतना आपको पता है तो जरूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा टेबल बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूं। दोस्तों पहले थोड़ी सी आप डिफिनीशन समझ लीजिए कि फॉरेन की होता क्या है। इसके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए कि दोस्तों फॉरेन की क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, फॉरेन की एक रो होता है। क्या होता है दोस्तों? एक रो होता है। एक रो होता है जो किसी दूसरे टेबल में उस कॉलम को, किसको? उस कॉलम को रिफरेंस करता है। किसको कॉलम करता है दोस्तों? उस कॉलम को रिफरेंस करता है। उस कॉलम को रिफरेंस करता है जो उसमें प्राथमिक की मींस प्राइमरी कुंजी हो। किसको रिफरेंस करेगा? प्राइमरी कुंजी हो, मींस की प्राइमरी कुंजी हो उसको रिफरेंस करेगा। अब चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसके तहत हम इस चीज को समझते हैं कि इसको हम कैसे इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं इसमें कोई वैल्यू है तो ये मेरा क्या होगा? प्राइमरी की। प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी की ही यूनिक की होती है। आप जानते हैं ये जो प्राइमरी की होती है मतलब आप इसको दूसरे से डिफरेंट नहीं होता है। ये एक यूनिक की होती है जो यदि दूसरे में भी मिल जाए, दूसरे में यहां मिल जाए तो ये इसकी क्या होगी दोस्तों? ये इसकी होगी फॉरेन की। क्या होगी दोस्तों? ये इसकी होगी फॉरेन की। ये इसके लिए क्या होगी? फॉरेन की। तो अगर मैं बात करूं तो ये यहां से अगर इसको इससे मिलाया जाए, देखिए जैसे डिफिनीशन में बोला हूं उसी तरीके ये इसको मिलाया जाए दोस्तों, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? प्राइमरी की इधर है तो इसके लिए ये फॉरेन की कहलाएगी। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट? यदि इतना समझ में आया तो अब आगे अगला वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट अ फाइल। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल इज द यूजेबल until it is defragment, जब तक कि यह डिफ्रेगमेंट नहीं है, व्यर्थ है। हैज बीन द कंप्रेस्ड, संकुचित किया गया है। इज द स्टोर्ड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन द रैम, मतलब कि वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रैम नॉन कॉन्टिग्यूअस स्थानों में संग्रहित है। इज स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन डिस्क। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि डिफ्रेगमेंटेशन डिस्क की बात करेगा, रैम की नहीं। तो आपको यहीं से पकड़ लेना है सारा का सारा क्वेश्चन, और ये इसके लिए बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिसका अर्थ होता है दोस्तों डिफ्रेगमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है फाइल एक स्थान पर ना होकर
एक स्थान पे ना होकर किसमें, डिफरेंट स्थान पे, डिफरेंट स्थान पे मतलब विभिन्न प्लेस पे, विभिन्न डिफरेंट प्लेस पे मतलब नॉन कॉन्टिग्यूअस पे फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं। किससे हटा देते हैं, हार्ड ड्राइव से सूचना को, हार्ड ड्राइव से सूचना को क्या करते हैं, हटा देते हैं और बहुत छोटा सा स्थान बच जाता है, मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्ट बच जाता है। और जब नया डाटा सुरक्षित करते हैं तो वह एक स्थान पर ना होकर वह डिफरेंट स्थानों पर कई भाग में होता है, इसे कहते हैं डिफ्रेगमेंटेशन। दोस्तों यहां से आपको पूरी तरीके से बात को समझ में आ गई होगी कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन, ठीक है, डाटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी डैश में संग्रहित होती है, डाटा फाइल, डाटा डिक्शनरी, डाटा कंपोनेंट्स की डाटा मॉडल। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़ रखे होंगे कि ये डाटा डिक्शनरी की बात हरदम करता है ये क्वेश्चन, कि हाँ भाई ये डाटा डिक्शनरी की बात करता है। अब डाटा डिक्शनरी है क्या, इसके बारे में थोड़े से हम तथ्यों की बात करेंगे। डाटा ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट या आइटम, ठीक है, ऑब्जेक्ट या आइटम इसी को बोला जाता है। डाटा आइटम के विवरण का क्या है, संग्रह है, या डाटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। ऑब्जेक्ट प्रणाली का विश्लेषण करना इसका पहला कदम है, जिससे यूजर प्रत्येक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके संबंध को आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ये है दोस्तों इसका मतलब, मींस पहचान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क पैक कंसिस्टिंग ऑफ द 4 प्लेस ईच हैविंग 2655 ट्रैक्स हैविंग 1 to 5 सेक्टर्स पर ट्रैक, ईच सेक्टर्स हैविंग 512 बाइट्स इन द अप्रॉक्स। दोस्तों इस तरीके की यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप जितनी भी वैल्यू दिए सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत आंसर मिलेगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बता देता हूं। 4 प्लेटों वाले एक डिस्क पैक जिसके प्रत्येक प्लेट में 2655 ट्रैक, प्रत्येक ट्रैक में 2125 सेक्टर और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स हो, उसकी संग्रह स्टोरेज क्षमता क्या होती है। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये ऐसे 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 ये इसका ट्रैक और सेक्टर ऐसे में इस तरीके से डिवाइड होता है। इसको कहते हैं दोस्तों सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर, और ये होते हैं दोस्तों इसके ट्रैक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें जब निकालना है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से निकाल लेंगे वो तरीका आपको आना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं आता तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 दिया है तो मैं 4 कर दूं, 4 प्लेट है ना, 4 प्लेट है, ट्रैक कितना है, ट्रैक है 2655, तो 2655 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कितना है, फिर कितना सेक्टर कितना है, 125 दोस्तों दिया है। 125 के बाद कितने बाइट्स से स्टोर करता है, 512 बाइट्स स्टोर करता है। जब आप इसको सबको दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 आपको मालूम होगा पहले से ये 1 GB के समथिंग बराबर होता है। देखिए कहीं पे दिया है इसका आंसर, बिल्कुल 1 GB, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा दोस्तों, यदि आ जाए तो बिना सोचे सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। When a program assign the 8 bit to a pixels, that the pixels can display one of up to
और डैश कलर्स, जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल के लिए 8 बिट्स प्रदान करती है तब उस पिक्सल से रंग तक की मतलब डैश रंग तक प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना रंग? अरे 32, 64, 256, 1024। आपको पता है कि 256 कलर इसमें हो सकते हैं, 256 कलर हो सकते हैं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है कि नन ऑफ दी एबव है? कौन सा है दोस्तों? आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन थोड़ी सी कुछ मैं डिस्कस करना छोड़ दिया हूं। इस क्वेश्चन को देखिए कि ये तो इसमें थोड़ी सी बातें बताने योग्य है। जो रंगों की संख्या होती है 256 निकला कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रंगों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर मतलब कि जितने रंग आप फाइंड करते हैं, मैक्सिमम रंगों की संख्या अगर हमको निकालना पड़े तो 2 की पावर n होता है। और n क्या है दोस्तों? यहाँ पे n बिट्स होता है या तो n पिक्सल्स होता है। ये तो मुझे देखिए रटा हुआ तो मैंने तुरंत ऑप्शन लगा दी इसलिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। अब रंगों की संख्या के बारे में समझते हैं, मतलब नंबर्स ऑफ कलर्स। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिए 2 यहां दिया है, यहां पे क्या है? 8 है, तो 2 की पावर 8, तो 2 इंटू 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 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये कितना आ जाएगा? 256। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अब ईमेल आउटलुक वाला आप जानते हैं कि आउटलुक क्या होता है? आउटलुक एक डिसकंटिन्यूटेड ईमेल या कहिए तो समाचार ग्राहक को इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एंटीवायरस पैक्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस पैक्ड द्वारा निकाला नहीं जा सकता है? स्पैम, EXE फाइल, वर्ड फाइल, PDF फाइल। आपको बता दूं कि स्पैम नहीं निकाला जा सकता है। स्पैम आपके अनऑथराइज्ड लोगों की तरफ से मेल में खुद ही आता है दोस्तों, उसको कितना भी एंटीवायरस डाल लीजिए, लेकिन स्पैम जब इनबॉक्स पे खुलता है तो उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब EXE फाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, EXE फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये भी निकाला जा सकता है, वर्ड फाइल निकाला ही जा सकता है, और PDF फाइल। अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत लोगों को ये भी नहीं अगर पता है तो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, आगे चलिए। द ऑप्शंस फॉर द सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट्स आर द लेटर एट डिफरेंट एड्रेस इज। एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए विकल्प है। फ्रॉम लेटर, मेल मर्ज, प्रिंटिंग की नन ऑफ दी एबव। दोस्तों बता दूं कि मेल मर्ज कर दो, चाहे जितने लोगों को आप एक से अधिक लोगों को भेज सकते हो। तो ऑप्शन क्या है? मेल मर्ज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। द सेल रिफरेंस $4 is and the example of cell reference $4 एक उदाहरण है। एब्सोल्यूट रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए निरपेक्ष रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए सापेक्ष रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए मिश्रित रेफरेंस, सिंपल रेफरेंस टू सेल, सेल के लिए सामान्य रेफरेंस। अब बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मिक्स्ड रिफरेंस टू सेल इसका आंसर होना चाहिए। हर हालत में यही आंसर सही होता है। अब इसमें कुछ बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे निरपेक्ष सेल क्या बोला है? CH4, तो CH4 जैसे कि $H $3। ठीक है, मतलब निरपेक्ष सेल की हम बात किए हैं अभी। ठीक,
अब हम सापेक्ष सेल की जैसे बात कर लेते हैं A2 प्लस B2, ठीक है, इसका बात कर लिए। मिश्रित रेफरेंस सेल का अब इसमें क्या आएगा ऑप्शन में, $4, मतलब इस प्रकार के सेल में या सापेक्ष रो निरपेक्ष पंक्ति या तो निरपेक्ष कॉलम सापेक्ष पंक्ति होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मिक्स्ड रेफरेंस सेल। A feature in the MS Excel helping in the decisions making by the observing the effect of the change in conditions on one data set on another data set is the called MS Excel। MS Excel की एक विशेषता किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करता है, वो MS एक्सेल कहलाती है, डाटा फाइल कहलाती है, चैटिंग कहलाती है कि व्हाट इफ एनालिसिस कहलाती है, डाटा सीरीज कहलाती है। दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस कहलाती है इस ऑप्शन का। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस है क्या, इसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। दोस्तों यह एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर डिसीजन में मदद करता है। किस में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, copying format of the text to the different area of the documents is the done using option। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए विकल्प का चुनाव किया जाता है। फॉर्मेट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, एडिट कॉपी कैन नॉट बी द डन। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़े से क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल हैं, इनको आपको समझने की जरूरत होगी। आप जैसा कि फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी सहायता से तेजी से टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स को डॉक्यूमेंट एक सेक्शन में कॉपी करते हैं। एक सेक्शन में मतलब वन सेक्शन में हम कॉपी करते हैं, ठीक है दोस्तों, वन सेक्शन में हम इसको क्या करते हैं, तेजी से कॉपी करते हैं। इस कॉपी टेक्स्ट को कलर, साइज, फॉन्ट, स्टाइल आदि बदल सकते हैं, मतलब इस पूरे को कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन में जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे अंडू होता है, यहाँ पे रीडू होता है, और यहाँ पे ऐसे बटन होती है जो हमें बताता है। और इसके नीचे चले जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, होम होता है, यहाँ पे इंसर्ट होता है, ध्यान रखिएगा इंसर्ट होता है, और यहाँ पे डिजाइन आदि इसके बारे में। और आगे तक देखिए, तो अगर हम होम को यहाँ से खोलें दोस्तों, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है कट मिलता है, कॉपी मिलती है, ठीक है, और यहीं पे मिलता है दोस्तों फॉर्मेट, यहीं पे मिलता है फॉर्मेट पेंटर, यहीं पे मिलता है फॉर्मेट पेंटर। यही वाला ऑप्शन आपको पूछा गया है, ठीक। ये सब चीजें आप अपने से खुद ही मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सिंपल सी चीजें हैं। इसको जितनी बार आप देखेंगे तभी ये सब चीजें याद हो सकती हैं। अब देखो मुझे याद था तो मैंने बना दिया। अब इतनी सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में जाना है, और वहां से ये सब चीजों को आप जानिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव होइए। To connect a text phrase in a document to the another documents use। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट फ्रेज कनेक्ट करने के लिए हम डैश उपयोग करते हैं। इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट हाइपरलिंक, फाइल, पेज सेटअप, लिंक, इंसर्ट फुटनोट। दोस्तों इंसर्ट हाइपरलिंक का हम प्रयोग करते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। देखिए अब हाइपरलिंक इसके पहले मैंने बता चुका है थोड़ी सी, लेकिन हाइपरलिंक के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने इसका डिस्कशन अच्छी तरीके से किया था कि हाइपरलिंक क्या होता है। लेकिन फिर से आज यह डेटा के लिए एक लिंक प्रदान करता है। हाइपरलिंक मींस लिंक प्रदान करता है जिससे रीडर सीधे क्लिक करके उस फाइल पर पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट से लिखते हो तो वहां पे कोई
ऐसे आपने उस साइड को लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बीच में लगा दिया। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट में कहीं ब्लू कलर के इस तरीके के लाइनें लगी होती, यदि उस पे आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे उसका जहां सोर्स होगा वहां आपको पहुंचा देगा। इतनी समझ में है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोज इन MS Excel में बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। MS Excel में माइक्रोज को उत्तम वर्णित कैसे किया जा सकता है? क्रिएट द ग्राफिक्स शॉर्टकट की इन द MS Excel। MS Excel में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खेलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। स्मॉल पीस ऑफ द टेक्सचुअल फ्रेजेस, वाक्यांशों के छोटे टुकड़े। रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इन MS Excel और द creating small programs to be the repeatedly played through shortcut की। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। MS Excel में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खेलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। स्मॉल प्रोग्राम की ये बात करता है दोस्तों, स्मॉल प्रोग्राम बनाना, स्मॉल प्रोग्राम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेइंग पीस, नेक्स्ट ऑप्शन, प्लेइंग पीस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू द शॉर्टकट, शॉर्टकट के माध्यम से प्लेइंग टेक्स्ट, नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कोई डाउट नहीं है। डिफाइनिंग द कांस्टेंट एंड द रूल्स regarding the range and the type of data that can be the inputted in a worksheet range in MS Excel is कॉल्ड। MS Excel की वर्कशीट रेंज इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डाटा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डाटा टेस्टिंग, डाटा कंट्रोल, डाटा वैलिडेशन, डाटा क्वेरीज। जैसा कि आप जानते हैं डाटा वैलिडेशन की बात ये करता है, किसकी बात करता है दोस्तों? डाटा वैलिडेशन की बात करता है। डाटा वैलिडेशन है क्या? वो सीधा का सीधा इसी क्वेश्चन पे ही बता दिया है कि डाटा वैलिडेशन क्या है, इसमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। इट इज द पॉसिबल टू द कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला इन द MS वर्ड यूजिंग ऑप्शन। MS वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का प्रयोग करने के लिए संभव विकल्प है इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट, फार्मूला टेबल और फार्मूला फॉर्मेट पैराग्राफ। नाना देखिए दोस्तों, टेबल पे जाइए और टेबल के बाद किस पे जाएंगे? फार्मूला पे जाएंगे और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा आसानी से। एक और छोटी सी चीजें मैं समझा देता हूं। टेबल के सेल में फार्मूला का प्रयोग करना है तो आप उस सेल को चुने, पर्टिकुलर सेल को चुने, पर्टिकुलर सेल को चुने जहां फार्मूला आपको डालना है। यदि सेल खाली नहीं है तो उसके डाटा को हटाकर खाली करें। अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा भरा है, ठीक है, तो भरा है तो इसको आप इरेज करिए। इसे क्या करिए दोस्तों? इसे आप पहले इरेज करिए। टेबल टूल पर लेआउट बैग, डाटा ग्रुप में फार्मूला पर क्लिक करके टेबल प्लस टेबल ग्रेटर देन, फिर इस पे फार्मूला वाले पे ऑप्शन पे आप पहुंच सकते हैं। फार्मूला डायलॉग्स बॉक्स का प्रयोग करके नया फार्मूला भी बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड आउट मास्टर्स ऑप्शन हैज द फॉलोइंग यूज। हैंड आउट मास्टर विकल्प का निम्न उपयोग है। हैंड आउट ऑफ द प्रेजेंटेशंस दैट यू विश टू द मेक अवेलेबल। हैंड आउट की प्रस्तुति जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों यही सही है, लेकिन नीचे की भी ऑप्शन देख लीजिए। अलाउ द फीचर्स लाइक द हेडर, फुटर्स, डाटा एंड द टाइम। हेडर, फुटर्स, तिथि और समय जैसी सुविधाओं की अनुमति देता है। अलाउ द मिनिएचर्स, प्रेजेंटेशंस एंड द सॉलिड्स ऑन द पेपर्स। कागज पर स्लाइड्स की लघु प्रस्तुति की अनुमति देता है। ऑल ऑफ दी एबव। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हैंड आउट की प्रस्तुति जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं यही सही है दोस्तों। इसके अलावा 3 ऑप्शन में तो ये मुझे बेटर लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं हैंड आउट के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि हैंड आउट मास्टर का काम क्या है। देखिए, प्रिंट आउट के लिए हैंड आउट मास्टर का प्रयोग स्लाइड मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्लाइड मास्टर कहा जाता है, स्लाइड मास्टर कहा जाता है। स्लाइड मास्टर का उपयोग मूव, रीसाइज और फॉर्मेट, क्या क्या दोस्तों, मूव, रीसाइज, रीसाइज और फॉर्मेट, रीसाइज और फॉर्मेट, हेडर, फॉर्मेट, फॉर्मेट, हेडर, फुटर, हेडर, फुटर। अब देखो कुछ लोगों को हेडर फुटर नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता देता हूं। पेज का ये जो साइज होता है, इसके ऊपर का हिस्सा हेडर कहलाता है और इसके नीचे का हिस्सा जो है फुटर कहलाता है दोस्तों, फुटर के लिए करते हैं। अतः स्पष्ट है कि हैंड आउट मास्टर का उपयोग हैंड आउट की प्रस्तुत के उपलब्ध कराने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, हेडर फुटर अच्छी तरीके से समझ में आया। ये सब चीजें यूज करिए, अगर नहीं यूज किए तो आप यूज करिए, ठीक है। जितनी बार यूज करेंगे उतना अच्छे से आप समझ लेंगे। विच टू द टर्म आइडेंटिफाई बूटेबल्स पार्टीशन, देखिए 105 नंबर प्रीवियस में लग रहा है स्किप हो गया तो यहां आ गया। निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं? मास्टर फाइट, स्लेव फाइट, प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी एनटीएफएस। दोस्तों प्राइमरी एक्टिव, आप जानते हैं कि मेमोरी के हमारे दो टाइप होते हैं। मेमोरी के हमारे कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम आता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है रोम, सॉरी प्राइमरी मेमोरी के सेकंड पार्ट में रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? यस रैम मतलब स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। और इसके पार्ट क्या, रोम के क्या होते हैं दोस्तों? जानते हो? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एचडीडी मींस हार्ड डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक, मैग्नेटिक डिस्क। ये सब जितना मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक डिस्क जितना का जितना चीजें जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वोलाटाइल। ध्यान रखिएगा प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है मतलब परिवर्तनशील है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। तो अब ये क्या बात किया है हमारे पास? देखिए प्राइमरी मेमोरी ये आपको मिल गया, एक्टिव मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होता है, ठीक है। वो कहां पे बूट होगा? अरे जाहिर सी बात है दोस्तों, कहां पे बूट होगा? वो के प्राइमरी मेमोरी के तहत रोम में जाके स्टोर होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमको क्या बोलता है? बूटेबल पार्टीशन। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड एक्टिव, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्वर ऑप्शंस इन द एमएस एक्सेल इज द यूज फॉर। एमएस एक्सेल में सॉल्वर विकल्प किस लिए प्रयोग किया जाता है? डाटा एनालिसिस, डाटा प्रेडिक्शंस फॉर द डिफरेंस डाटा सेट्स, फॉर्मेटिंग ऑफ द डाटा, सॉल्विंग स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों डाटा एनालिसिस के हम लिए इसको यूज करते हैं। अगर थोड़ी सी बातें मैं इसमें भी डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। सॉल्वर ऑप्शन, क्या सॉल्वर ऑप्शन में डाटा एनालिसिस का क्या है? तो पहले सॉल्वर ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए एक्सेल में एक टूल जिसे सॉल्वर कहते हैं का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करता है जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिकल मतलब सर्वोत्कृष्ट समाधान प्राप्त करता है। इसका प्रयोग डाटा एनालिसिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? डाटा एनालिसिस के लिए करते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैंडमैन? लैंडमैन का मुख्य अंतर क्या है? देयर नेम्स नहीं होता दोस्तों, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एन होता। देयर नेम्स, देयर डाटा रेट्स, कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ जोग्राफिकल कवरेज। बिल्कुल सही, जोग्राफिकल कवरेज। लाइन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। यहां पे फुल फॉर्म लिखिए, सभी को बता देता हूं एक ही बार में। जोग्राफिकल एरिया, लाइन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ध्यान, आप, मैं नहीं इसको लिख रहा हूं फुल फॉर्म, आप नोट करते रहिए। लाइन लोकल एरिया, इसका रेंज कितना होता है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? वैन। वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी है? 50 किलोमीटर से अधिक दोस्तों। इसके बाद मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसकी रेंज होती है दोस्तों 2 से 50 किलोमीटर के बीच। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि लाइन, आप किसी कैंपस ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, वहां पे लाइन का प्रयोग करिए। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट को टाउन एरिया वगैरह से जोड़ना, वो क्या कहलाता है? लाइन। और वैन क्या? वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि आप होल वर्ल्ड की बात करें, एक तरीके से इंटरनेट की बात करें, तो वो आ जाएगा वैन में आ जाएगा। यहां से बात समझ में आ गई। तो जोग्राफिकल कवरेज एरिया से हम इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क्स डू नॉट इंक्लूड, नेटवर्क के लाभ में शामिल नहीं है। इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बेहतर जानकारी साझा करना। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग। शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स की शेयरिंग। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव में कम लागत। देखिए यहीं से ये सब क्वेश्चनों का पता चल जाता है कि अगर ये सब जुड़ा हुआ है तो ये सब बेनिफिट्स में कहां आएंगे दोस्तों? ये तो सब इसका निगेटिविटी पॉइंट हो जाती है। अब इसके कुछ लाभ लिखिए। लाभ क्या? ये लिखा ही है, बेहतर जानकारी साझा करना, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग, पेरिफेरल्स की शेयरिंग। If you use either the telnet or the FTP, which is highest layer you are using to the transmit data, यदि आप टेलनेट या FTP का उपयोग कर रहे हैं तो डाटा संचारित करने के लिए उच्चतम परत निम्नलिखित में से कौन होगी? तो सबसे पहले दोस्तों आप बात कर लीजिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें लिख लीजिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब पहली बात तो दोस्तों सातों लेयर को आप जान लीजिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन दोस्तों एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, लेकिन सातों लेयर का पहले जान लिए और उसके बाद इस क्वेश्चन में चलेंगे। आपको मैं एक सिंपल सा कोड बता रहा हूं, उस कोड को आप रिमाइंड करिएगा। देखिए याद करने के तरीके सबसे पहले बताऊंगा। आप एसटी मतलब एसटी मींस स्पीड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। देखिए आप एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, तो हम यहां से बनाना शुरू करेंगे दोस्तों और इसमें जो है हम सातों लेयर को इसी कोड से अभी लिख लेंगे। देखिए दोस्तों पहला क्या है? फिजिकल लेयर। पहला क्या है दोस्तों? फिजिकल लेयर। पहला क्या होता है? फिजिकल लेयर। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे टोटल कितनी लेयर होते हैं? टोटल 7 लेयर। टोटल कितनी लेयर होती है दोस्तों? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, तो पहला फिजिकल लेयर। दूसरे में आ जाइए, दूसरे में डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर।
अब देखिए किधर से ये बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाटा लिंक लेयर, दे पाएंगे आप, ये देखिए यहां से क्या निकला, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से क्या हो गया दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ जाइए, नेटवर्क लेयर। एन से नेटवर्क लेयर। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जुबान पे होगा ओएसआई लेयर के सातों लेयर। नेटवर्क लेयर। चौथे नंबर पे आ जाइए, नहीं हो गया, आप एसटी मींस की ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तो और ही इजी हो जाएगा। पांचवें में आ जाइए, पांचवें में क्या आ जाए, सेशन लेयर। यस से क्या हो दोस्तों, सेशन लेयर। ठीक, अब इसके बाद छठवें पे आ जाइए, आप पी मींस प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। समझ में आया दोस्तों। और लास्ट में आप मींस की सातवें नंबर पे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। और देखिए, और इसको सिंपल करने के लिए यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। ये लीजिए, यहां से और अच्छे से आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला टर्म आप हिंदी वाला याद रखिए, इसमें आपको बहुत सिंप्लिसिटी हो। सातों ओएसआई लेयर की सातों लेयर दोस्तों, ओएसआई लेयर की सातों लेयर आपको चुटकियों में याद हो गई होंगी। अब इसको देखिए, ये वाली जो तीन ऊपर वाली है दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करें, ये तीन ऊपर वाली लेयर, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लेयर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर लेयर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ये तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर लेयर। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेयर। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको, इस वाले बीच वाले को इंटरमीडिएट, मतलब कि मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, तो यहां से एप्लीकेशन तो सबसे ऊपर ही है, आपको पता चल गया एप्लीकेशन। देखिए नीचे से ऊपर को इस लेयर को लिखा हूं मैं। ठीक है, नीचे से ऊपर को इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको दोस्तों थोड़ी सी उनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पहला एफटीपी। अच्छा, मैं फुल फॉर्म भी बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाइए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा टेलनेट। दूसरा क्या है दोस्तों, टेलनेट। तीसरा टेलनेट हो गया। तीसरा डीएनएस। ये सभी की सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए डीएनएस हो गया। डीएनएस के बाद लिखिए दोस्तों आईएमएपी के बाद लिख लीजिए एसएमटीपी। देखिए इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम वाला, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका दोस्तों मैं बता दूं कि ये चीज पूछा जाता है, वो बार बार कंप्यूटर में रिपीट होने का है। हाँ, डीएचसीपी और क्या होता है, बीजीपी। ठीक, जब मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा दोस्तों तो सबको इनको मैं डिटेल से, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और इसका आरटीपी का भी पूछा जाता है, और आरआईपी का भी पूछ लिया जाए, नहीं तो इससे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए, इतने सिंपली आप नोट कर लीजिए। ठीक, और आगे आप दूसरे क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय देने भी दोस्तों, फिर बाद में और क्वेश्चन
छूट जाते हैं। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अलाउज एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन वन मशीन टू द सेंड डाटाग्राम टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अनदर मशीन। निम्न टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में से कौन सा एक मशीन एक एप्लीकेशन को एक अन्य मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाग्राम भेजने की अनुमति देता है? कौन देगा दोस्तों? अरे X.25 वाला देता है प्रोटोकॉल। और कौन देता है? ये देखिए, यूडीपी कौन कौन सा आता है? यूडीपी और वीएमटीपी और एसएमटीपी अभी अभी नाम ले रहे थे, यहां देखिए ऑप्शन में मिल गया। और X.25 यही ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, X.25। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं कि यूडीपी की थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों, मतलब कि यूडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूजर यूपीडी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लिख लीजिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए यूपीडी यूजर डेटा, यह एक ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। किसका प्रोटोकॉल है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर का। किसका प्रोटोकॉल है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये सब कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हम आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के साथ हम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरे मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डाटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या देता है? ये अनुमति देता है, मींस परमिशन दोस्तों। क्या देता है? परमिशन देता है, मींस इसका ऑप्शन कौन सा सही है? X.25। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। A modem is connected in the between a telephone line। मॉडम टेलीफोन लाइन और से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है मॉडम? अरे कम्युनिकेशन एडेप्टर से जुड़ेगा। और किससे जुड़ेगा? नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एडेप्टर इसमें है भी, और सीरियल पोर्ट मींस की कम्युनिकेशन एडेप्टर से ये जुड़ता है। अब देखिए, मॉडम का फुल फॉर्म आता है, उसको नोट कर लीजिए। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म आता है। अब देखिए, अगर कहा जाए दोस्तों तो ये डुअल काम करता है, मींस कहा जाए कि ये कंप्यूटर में जो भी डाटा आता है, देखिए जो सिग्नल आता है उसको ये बाइनरी लेवल में भी कन्वर्ट, मतलब कि कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड भी करता है। और दोस्तों इसकी बात करें हम तो देखिए, एक बार ये क्या होता है? मॉड्यूलेट होता है और फिर से दोबारा ये डीमॉड्यूलेट होता है। अब इसीलिए इसका दो तरीके के एक ही में दोनों काम के लिए इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, मींस कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप देखे होंगे पहले इतना बड़ा मॉडम होता था, उसमें सिम लगती थी। तो सिम जो लगती थी वो BSNL की किसी की भी आप लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसमें नेटवर्क उस सिम के थ्रू आपका कंप्यूटर जो है आराम से इंटरनेट प्रोवाइड करता था। ठीक, चलिए आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ राउटिंग टेबल? रूटिंग तालिका का उद्देश्य क्या होता है? टू स्टोर द एवरी एड्रेस ऑफ द एवरी नोड, हर नोड के हर एड्रेस को संग्रहित करना होता है। टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस, गंतव्य एड्रेस का सटीक स्थान बताना। टू फ्लोड नेटवर्क होता है। टू फाइंड मोस्ट इफिशियंट रूट टू दी डेस्टिनेशन, गंतव्य के लिए सबसे कंसल मार्ग खोजना, मतलब सबसे सटीक मार्ग खोजना दोस्तों, इसको कहिए रूटिंग टेबल। वही चीज पर्पज ऑफ द रूटिंग टेबल, सबसे सटीक मार्ग खोजने का काम यही करता है। आगे देखिए, in the OSI network architecture, the dialog control and token management are responsible of OSI.
ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। कौन प्रोवाइड करता है? सेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक, अब देखिए सातों लेयर आपकी ओएसआई की याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये वाला फार्मूला नहीं भी भूलिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और कौन सी बची यहाँ पे? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर उसके बाद क्या बचा? एप्लीकेशन लेयर। सातों लेयर का आप याद रखिए। अगर आपको नहीं याद होता तो इस तरीके नंबरिंग में यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया करिए, हर बार आपको याद हो जाएगा। फिजिकल लेयर यहां से देखिए। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? डाटा लिंक लेयर, ठीक, दूसरा नंबर आ गया। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आ गया दोस्तों नेटवर्क लेयर, ठीक, नेटवर्क लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद क्या आएगा दोस्तों? सेशन लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर। नहीं, प्रेजेंटेशन छूटा जा रहा है क्या? प्रेजेंटेशन, ये देखिए आप, प्रेजेंटेशन लेयर, और यहां पे सातवें नंबर पर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना भूलिए किस पे ये काम होता है। ये वाली देखिए 5वें नंबर की है हमारे पास, मतलब सेशन लेयर पे ये चीज ओएसआई नेटवर्क के आर्किटेक्चर में संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन का काम सेशन लेयर में होता है दोस्तों। जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो इनके और डिटेल से इसको मैं समझाऊंगा। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आर द बेसिकली, रेलवे आरक्षण सिस्टम मूल रूप से है कैसा है? सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, सरल क्लाइंट सर्वर सिस्टम की इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम होता है, इंटरनेट सिस्टम आधारित होता है। फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम की डी नंबर में है बी एंड सी। दोस्तों अगर हम बात करें तो रेलवे जो है इंट्रानेट पे चलता है। अच्छा दोस्तों, इनमें फर्क क्या? थोड़ी सी बातें करते हैं फर्क की। देखिए, एक तो होता है दोस्तों हमारे पास इंटरनेट, इंटरनेट। दूसरा क्या इसमें आ गया शब्द? इंट्रानेट। अब देखिए, इंटरनेट जो होल वर्ल्ड में प्रोवाइड है, मींस कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो दूसरे, लेकिन किसी कैंपस आदि में, जैसे रेलवे एक छोटा सा मतलब किसी स्टेशन होगा, उस स्टेशन पे काम हो रहा है वहां पे, तो वो दोस्तों किस पे होगा? वो इंट्रानेट पे होगा। ध्यान रखिएगा, वो इंट्रानेट पे, और इंट्रानेट पे होगा तो फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम पे आएगा ही, जाहिर सी बात है। और इंटरनेट होगा तो दोस्तों ये किस पे काम करता है? वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। और वहीं पे इंट्रानेट दोस्तों किस पे काम करेगा? लाइन पे काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा इसका सही है? इसका है डी नंबर सही है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल फॉर द वैन हार्डवेयर? वैन का फुल फॉर्म अभी बताया, क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा वैन
हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? ब्रिज है, स्विच है, कि राउटर है, कि फायरवॉल है? देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें है क्या चारों में, तो इसमें क्या है? राउटर है। फायरवॉल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फायरवॉल का क्या है। फायरवॉल दोस्तों फिजिकली भी होता है, फिजिकली भी होता है फायरवॉल। मींस फिजिकली का मतलब दोस्तों हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। फायरवॉल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कंप्यूटर में होता है। यदि आप देखे हो तो दोस्तों, यदि देखे हो तो इस तरीके का कुछ आपको बुक में बना हुआ मिल जाएगा। ये है फायरवॉल। इतना समझ में आया? हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों इसमें और थोड़ी सी चीजें की हम बात करें, जैसे राउटर को थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो राउटर वैन के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? वैन के लिए। जो पूछा गया है मींस इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम राउटर, मॉडेम राउटर किसका दोस्तों? मैंने अभी अभी क्या बोला? मॉडेम राउटर, मॉडेम राउटर की आवश्यकता होती है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के बीच में डाटा पैकेट को भेजता है। किसको भेजता है दोस्तों? डाटा पैकेट को, डाटा पैकेट को भेजता है। कौन भेजता है? राउटर भेजता है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस? कौन सा प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के हार्डवेयर पते को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा है दोस्तों? वो RARP, ARP और IP की ICMP। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मींस ARP की बात कर रहा है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप फुल फॉर्म चाहे तो लिख लीजिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मींस ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन। देखिए IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसा कि आप जानते हैं ARP IP का एक प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस से हार्डवेयर एड्रेस खोजने के लिए मींस सर्च करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क लेयर में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? नेटवर्क लेयर में प्रयोग किया जाता है मींस ARP से। आगे देखते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग अ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है? ओनली अ पेयर ऑफ नोड्स कैन बी कनेक्टेड, केवल एक जोड़ी नोड्स ही जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज द एडिशनल कंप्यूटर्स आर एडेड और ऑन हैवी ट्रैफिक। अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। क्या पूछा है? बस टोपोलॉजी उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है? दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले थोड़ी सी बातों को हम बस टोपोलॉजी को सीख लेते हैं। देखिए एक मेन वायर होते हैं, इसमें ऐसे दोस्तों डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, ऐसे डिवाइसेस जुड़ी होती हैं बस टोपोलॉजी में। ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है दोस्तों। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही मुझे तो सही लग रहा है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड एज द एडिशनल कंप्यूटर। कोई और कंप्यूटर जोड़ोगे परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर हैवी ट्रैफिक होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। दीज आर नो ड्रॉबैक, कोई कमियां नहीं है, बिल्कुल है। वेरी स्लो डाटा रेट्स, बहुत ही धीमी गति से डेटा दर है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ साथ और भी टोपोलॉजी को थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं दोस्तों। ये देखिए ये बस टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के बाद जो है स्टार टोपोलॉजी। पहले रिंग टोपोलॉजी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसमें ऐसे डिवाइसेस जुड़ी होती हैं सर्कुलर की तरह, ठीक इस तरीके डिवाइसेस जुड़ी होती हैं।
रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं रिंग के बाद स्टार टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी, स्टार की बात करूं तो दोस्तों ये एक मेन डिवाइस है, मान लीजिए हब होता है, ठीक है, और उससे फिर ऐसे डिवाइसेस इसमें जुड़ी होती हैं इस तरीके। अगर बीच वाला बेकार हुआ तो मीन्स पूरी डिवाइसेस बेकार हुई। ये देखिए ये क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी। अब उसके बाद मेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेश की बात कर लेते हैं, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कैसा होता है दोस्तों, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, जितनी डिवाइसेस होंगी वो सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी मेश टोपोलॉजी में। ये इससे 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 सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, ये मेश टोपोलॉजी। उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, कौन सा होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी सबका मिक्सचर होता है, आप समझ लीजिए उसमें स्टार, रिंग, सब का सब आपको दिख जाएगा इस तरीके, ठीक है, मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी में सबका मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP इज बिट्स लॉन्ग। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस बिट्स होता है, कितना होता है दोस्तों, पोर्ट्स एड्रेस किस में, TCP/IP में 32, 48 की 16 की नानाब्दीज। दोस्तों कौन सा सही है इसका, 16 पोर्ट एड्रेस होता है TCP/IP में। चलिए इसको थोड़ी सी बातें इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें 16 होते हैं। देखिए 6 इधर पे होता है। अब इसके लिए एक बड़ा सा डायग्राम दोस्तों बनाना पड़ेगा, वो इस समय तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इधर जो है कितनी होती हैं, 6 इधर होती हैं, ठीक है, और इधर होती हैं 0 होगा, जीरो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 1 2 2 2 ऐसे करके, हाँ सही है, 16 बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो 6 1 2 3 4 5 6 0 2 9 मीन्स कि 16 ही सही है। लेकिन ये वाला डायग्राम दोस्तों मैं जब नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो ये वाला डायग्राम आपके सामने जरूर डिस्कस कर दूंगा, जिससे ये चीज आता है कि कितने इसमें आईपी एड्रेस हो सकते हैं, पूरा का पूरा। आप इसकी चिंता नहीं करिएगा। अभी आगे चलिए। रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डाटा इज द स्लोली इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर वुड रिक्वायर। रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा मीन्स इनपुट डेटा डालने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीग्राफ लाइन का प्रयोग किया जाता है, टेलीग्राफ लाइन का, सिंप्लेक्स लाइन का, मिक्स्ड बैंड चैनल का, कि ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अगर कहा जाए तो सभी का इसमें यूज किया जाता है रिमोट बैच प्रसंस्करण को पूरी तरह करने के लिए। अगला देखिए, which of the following device is used to the connect two system especially if the system use different protocol। निम्नलिखित डिवाइसेस में से किस को दो सिस्टम का कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। हब किया जाता है, ब्रिज किया जाता है, गेटवे किया जाता है, रिपीटर किया जाता है। देखिए दोस्तों थोड़ी सी बातें इसमें डिस्कस करूंगा। गेटवे के लिए गेटवे का ही ये डिफिनीशन लिखा है कि भिन्न तरीके के दो प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर दोस्तों जो सिग्नल होता है उसको बूस्ट करता है। क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। मींस कि जो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं उसको वो फिर से रीजेनरेट करता है। एक और शब्द में समझ लीजिए, रीजेनरेट करता है। रीजेनरेट कौन करता है, रीजेनरेट सिग्नल का रीजेनरेट जो है वो रिपीटर करता है। और सेम टू सेम को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में डिवाइस में से किस को दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके तब जब सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया तो गेटवे होता है।
ठीक है दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं सेम टू सेम बात करूं तो फिर मैं ब्रिज को लगा सकता हूं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ये गेटवे को। ये भी दोस्तों दो सिस्टम को जो सेम होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, वो है जे वाला। आगे चलिए, have many host can be the configures using a subnet mux 255.255.255.248 मीन्स सबनेट मॉक्स इतना का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये सबनेट मॉक्स है, इसका देखिए इस तरीके, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके तब मैं इधर आराम से लिख सकता हूं। सबनेट मार्क्स और डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स का हम दोनों का डिफरेंट एक्सऑर ऑपरेशन करके हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, सबनेट मार्क्स कितना है इसका 255 और 248। अब इसका डिफॉल्ट वाला हम डिफॉल्ट वाले सबनेट मॉक्स से एक्सऑर ऑपरेशन कर देते हैं दोस्तों। 255 255 255 और 255 जब 255 करेंगे तो अब इनकी दोनों के दोस्तों जब हम निकालेंगे क्या एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे तो पहली बार 248 का बाइनरी लिख लीजिए। पहले एक्सऑर ऑपरेशन, थोड़ी सी बातों को हम समझ लेते हैं। एक्सऑर ऑपरेशन क्योंकि इसको मैं इधर समझाता हूं। एक्सऑर ऑपरेशन देखिए, ए और बी दो इनपुट लिया और वाई इसका आउटपुट आया एक्सऑर ऑपरेशन का। ये सब मैं थ्योरेटिकल वीडियो में दोस्तों अच्छी तरीके से कवर कर दिया हूं, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके। देखिए 4 ऑपरेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इन जब सेम इनपुट आता है तो दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। जब सेम इनपुट आता है, जब सेम इनपुट होता है तो वहां पे आउटपुट इसका क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंट इनपुट पे क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे 1 होता है। ये एक्सऑर ऑपरेशन हुआ दोस्तों। अब इसका एक्सऑर ऑपरेशन लिखेंगे तो पहले 248 का आप जो है बाइनरी निकाल लीजिए। 248 की बाइनरी कितनी आएगी दोस्तों, 1 1 1 1 1, शायद इतनी आएगी 248 के। अगर मैं 255 की बाइनरी निकालता हूं तब क्या होता है दोस्तों, तब होता है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसका डिफरेंट निकालिए, कितना आया इसका डिफरेंट बताइए। 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। अरे 0 1 0 1 यहां से निकालिए ना, तो यहां पे क्या हो गया, तीनों पे 1 हो गया। तो अब इसका जो फार्मूला मैं बताता था 2 की पावर n वाला, ध्यान रखिए 2 की पावर n वाला होस्ट की संख्या निकालने के लिए मींस कि 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना आया 6, कितना आया 6। इसमें देखिए ऑप्शन में 6 है, बिल्कुल 6 है। ये यहां पे मींस पहला वाला ऑप्शन सही, 6 ऑप्शन सही है। ये सब बिल्कुल से रट लीजिएगा, ये सब बिल्कुल काम दोस्तों हरदम जो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अभी तो ये नेटवर्किंग जब स्टार्ट करूंगा तो इनको और डिटेल से समझाऊंगा। देखिए व्हाट पार्ट ऑफ द 192.168.10.51 is the network ID assuming a default subnet mask। कौन सा भाग 192.168.10.51 मीन्स डॉट नेटवर्क आईडी का हिस्सा है एज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स, इसका क्या हो सकता है। ठीक, इस वाले को थोड़ा सा इस वाले में आ जाइए। तो मैं डिफॉल्ट वाला लिख दिया दोस्तों, तो डिफॉल्ट वाले से मैं 192.168.10.51 इसमें दिया है। तो वहीं पे अगर मुझे निकालना है इसको नेटवर्क आईडी वाले आईपी से एंड क्लास सी का सबनेट मार्क्स से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। 255 और 255 और 255 और 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका कितना आएगा 192 की बात करूं 0.168 की बात करूं 0.10 की बात करूं, तो मेरे पास ये वाला कहीं पे ऑप्शन इधर दिख रहा है क्या, हाँ ये देखिए यहां पे, हाँ मेरे पास ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस टीसीपी में प्रयोग होती है? डीएचसीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीएफटीपी की एफटीपी। पहली बात तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो यूज होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए। सिंपल जो मेन है उनके लिखा देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी का पूछा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा है, दूसरा भी, तीसरा भी और पांचवा कहीं ऑप्शन में मिल रहा है? हाँ, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस यूज टीसीपी, टीसीपी किनको यूज करता है दोस्तों? एसएमटीपी को भी करता है, एचटीटीपी को वो करता है और एफटीपी को भी करता है। आगे देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट URL is the needed to the access the web resource। कंप्लीट URL को पहला भाग है जो वेब संसाधनों को एक्सेस करने के काम आता है। कौन कौन से? एड्रेस, नेम और लोकेशन की प्रोटोकॉल। तो पहली बात तो दोस्तों इसमें आप थोड़ी सी बातों को जानना आपको जरूरी पड़ता है, जैसे www, मैं जीमेल लिख रहा हूं www.gmail.com, ठीक है। तो ये वाला क्या है? ये वाला दोस्तों, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये प्रथम भाग मीन्स फर्स्ट भाग, इसे कहते हैं हम फर्स्ट पार्ट, और ये वाला सेकेंड पार्ट और ये वाला दोस्तों थर्ड पार्ट, ठीक है। ये वाले को हम क्या बोलेंगे? थर्ड पार्ट। ये यहां पे जो www है दोस्तों, ये है प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये है प्रोटोकॉल। कंपनी की यूनिक नाम या पता यहां पे होता है। यहां पे क्या होता है? कंपनी का यूनिक आईडी कहिए या कंपनी का नाम पता कहिए, कंपनी का नेम एंड एड्रेस जो है किसके पास होता है? सेकेंड वाले के पास होता है। तो फिर थर्ड वाले के पास क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं डोमेन नेम। ये क्या कहलाएगा? डोमेन, ठीक। इतना समझ में आया? तो बताइए इसमें से कौन सा फिर सही कौन सा है? जाहिर सी बात है, यहां पूछा क्या गया था? पहला वाले में प्रोटोकॉल ना, पहला वाले में फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट URL। तो कौन सा सही है? यहां पे प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है। कौन सा सही है दोस्तों? प्रोटोकॉल। यहां पे देखिए प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, बिल्कुल प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, मीन्स डी वाला ऑप्शन सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्स इन XML स्टैंड फॉर? अरे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वाला है ना, ये कहीं पे मिल रहा है मिक्स्ड, एक्सटेंसिबल, क्रॉस पैटर्न और एक्सक्लूसिव। तीसरा सही तो है, एक्सटेंसिबल मिल गया। इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वेब कॉन्फ़िग फाइल इज यूज्ड, वेब कॉन्फ़िग फाइल का उपयोग किया जाता है कॉन्फ़िगर्स द टाइम दैट द सर्वर साइड्स कोड बिहाइंड द मॉड्यूल इज कॉल्ड। उस टाइम पर कॉन्फ़िगर करें जब सर्वर साइड कोड बिहाइंड मॉड्यूल कहलाता है। टू कॉन्फ़िगर्स द वेब सर्वर, वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए
टू कॉन्फ़िगर्स द वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड द वेरिएबल डिफिनीशंस फॉर द एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशन स्टोर करना। दोस्तों यही बिल्कुल सही है, टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड द वेरिएबल डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशंस। फाइल का वेब डॉट फाइल कॉन्फ़िगर का उपयोग इसमें किया जाता है। आगे देखिए, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ASP। ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा क्या है? किसमें दोस्तों? ASP में। अब ASP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्टिव सर्वर पेज। आप बिल्कुल से रट लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो VB स्क्रिप्ट है कि ECMA स्क्रिप्ट है कि PERL है कि जावा स्क्रिप्ट है? दोस्तों इसका है VB स्क्रिप्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक प्रोग्राम इसमें आया था दोस्तों जावा का, उसके बाद ये 2013 में आया था। उसके बाद तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम जावा में आया था। व्हाट इज द, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करिएगा। व्हाट इज द आउटपुट टू दी बिलो जावा स्क्रिप्ट कोड? निम्न जावा स्क्रिप्ट कोड को परिणाम क्या है? तो स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट है, लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल QPT में न्यू ईयर डिक्लेयर किया। तो 0 में क्या? वेब डेवलपमेंट, 1 एप्लीकेशन डेवलपमेंट और 2 में टेस्टिंग डाल दिए, 3 में जो है क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो ये जैसे दोस्तों सी में आप पढ़ते हैं कि ना कि हमें जो है प्रिंट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ा? प्रिंटफ यूज करना। तो वही ये चीज है। तो यहाँ पे QPT में सबसे लास्ट वाला दोस्तों इसमें आ जाएगा इसका आउटपुट। अगर स्क्रिप्ट में कहा गया जाए, देखिए कहीं लास्ट वाला मिल जा रहा है क्या? एरर क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग क्वालिटी। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट, डिमॉर्गन्स के नियम में कहा गया है कि x एंड y का होल बार x बार और y बार b नंबर है, x और y का होल बार x बार एंड y बार की बोथ है कि नन ऑफ दीज है। तो पहली बात तो दोस्तों डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले बात सिंपल तरीके से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि A डॉट B है, मतलब A एंड B है पहला ऑप्शन, तो इसका फिर हम इसका होल बार है तो इसका डिमॉर्गन्स में क्या मैंने बताया था? थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां इसको मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको मैं खोलता हूं दोस्तों तो A प्लस B, ये देखिए A बार और B बार में टूट गया, मतलब A बार प्लस B बार का। अब यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? A प्लस B का होल बार है, मतलब ये और प्लस का मतलब और। यहाँ पे देखिए तो A बार डॉट B बार, मतलब A बार एंड B बार हो गया। तो दोस्तों उसी तरीके तो A भी देखिए, इसका मैं कैप का खोलता हूं, यहाँ पे देखिए पहला नंबर x कैप y का होल बार है, तो ये क्या खुलेगा? मतलब x एंड y का ये होल बार है। तो यहाँ पे देखिए x बार, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? और बोलेंगे, और y बार दोनों टूट गया। इसको नॉट x भी कह सकते हो, ठीक है? नॉट x और नॉट y। दूसरा इसका स्टेप दोस्तों, दूसरा अगर मैं x और y का होल बार है तो ये किस में खुल जाएगा? ये खुल जाएगा x बार, और इसका देखिए हर बार चिन्ह चेंज हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम y का भी बार हो जाएगा, मीन्स x एंड y बार। तो इसमें दोस्तों ये क्या हो गया? दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए अगला जो है बात करते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ द बुलियन फंक्शन x डॉट y डॉट z प्लस x डॉट y डॉट z बार प्लस x डॉट y डॉट z प्लस x बार डॉट y मैचेस विथ बुलियन फंक्शन इतने किसके बराबर है? तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, तभी से ये समझ में आएगा। पहले इसको आप नोट करिए,
पहले तो क्वेश्चन को ही एक लाइन नोट कर लीजिए, तभी समझ में आएगा कि x डॉट वाई डॉट जेड प्लस x डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस प्लस फिर क्या है x डॉट वाई डॉट जेड और प्लस क्या है, प्लस है दोस्तों x बार और डॉट y। ठीक है, इतना लिख लिए। देखिए इसमें कोई कॉमन है, आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल कॉमन है। x डॉट वाई इसमें कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा z प्लस जेड बार, एक हो गया। और दूसरे वाले को सेम टू सेम आप उतार दीजिए दोस्तों, और प्लस x बार डॉट वाई। इतना समझ में है। तो अब इसमें जानते हैं दोस्तों कि देयरफॉर इस प्रकार से ये वाली संख्या जो है z प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x y और प्लस x डॉट वाई डॉट जेड प्लस x बार डॉट वाई। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए फिर इसमें x y कॉमन ले लीजिए। इस वाले में से जब x y हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस वाले में क्या बचा दोस्तों 1 प्लस जेड बचा, ये वाले का जेड हो गया और प्लस x बार डॉट y। इतना समझ में आया। अब देखिए इसका क्या होता है दोस्तों, इस वाले का, इसका भी तो क्या होता है 1 ही होता है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं कि 1 प्लस जेड बराबर क्या होगा 1 ही होगा। प्रॉपर्टी आपको मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, वहां से जाके एक्सेस कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बना एक्स वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई। अब इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, इसमें वाई वाई कॉमन है। जब वाई वाई कॉमन है तो एक्स प्लस एक्स बार, अब फिर वही आ गया दोस्तों, एक्स प्लस एक्स बार का क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। 3 जगह मैंने ये प्रॉपर्टियां देखिए, ये एक प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, यही वाली तो यहाँ भी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी। ठीक, 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, फाइनली ये y आ गया। ठीक, y आ गया ना। तो इसका आंसर देखिए y दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये इसका आंसर हो गया y। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए जिससे आपको पता रहे, ये लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, which of the following statement represents कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की बात करता है, मतलब जो इधर उधर दोनों तरीके से मतलब लिखे जा सके वही कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसके पहले मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हूं। चलिए आइए कम्यूटेटिव लॉ का एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रम विनिमय लॉ। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय लॉ। ठीक है, ठीक है, समझ में आए। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव लॉ के, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस ए, ये वाला टर्म याद आ जाए। और इसी को दोस्तों अगर इनटू में रहेगा तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, a इंटू बी इंटू ये ना। ठीक, इतना लिख सकता हूं। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा, अब ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे एक्स वाई, ये वाला आंसर सही है, ये तो कम्यूटेटिव लॉ। अब हम थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ की बात कर देते हैं दोस्तों, किसकी, एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें ब्रैकेट, मैंने इसके पहले बताया था ना कि इसमें ब्रैकेट चेंजेज की बात आएगी। देख लीजिए सेम टू सेम ब्रैकेट चेंजेज की बात है। इसको अगर मैं इनटू वाले फॉर्म में लिखूं दोस्तों सी, तो ये बन जाएगा, और ए इंटू बी इंटू सी, तो ये यहाँ से ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इतना समझ में है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर लेते हैं यहीं पे दोस्तों, किसकी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है दोस्तों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी इंटू, देखिए ए वाला जो ये वाला होता है ये बी के भी साथ जाएगा और फिर
फिर से ये आएगा और ये किसके साथ जाएगा, सी के भी साथ जो है मल्टीप्लाई होता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तीन तरीके के मैंने लाए, एक में ही बता दिए दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं बहुत समय एक में ही बस। देखिए, डुअल ऑफ द बुलियन थ्योरम इज द ऑब्टेन्ड बाय, एक बुलियन प्रमेय का डुअल पाया जाता है इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस ओनली, सभी शून्य के अदला बदली से। सेकेंड ऑप्शन है चेंजिंग ऑल जीरो टू वन ओनली, सभी शून्य को एक से बदलने से। चेंजिंग ऑल वंस टू जीरो, सभी एक को शून्य से बदलने पे। इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वंस एंड टू प्लस, मतलब सभी शून्य एक एवं एक को प्लस से बदलने पे। डुअलिटी थ्योरम, डुअल ऑफ द बुलियन थ्योरम, आपको पूरी तरीके से मैंने इसको भी दोस्तों समझा रखा था कि इसका ऑप्शन जो है दोस्तों यही डी वाला ऑप्शन सही है कि डुअलिटी थ्योरम में क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वंस एंड टू प्लस, सभी शून्य एक एवं को प्लस से बदलने पर, यही सही है, डी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। आगे चलिए, मिन टर्म। अब मिन टर्म इक्वल टू द मैक्स टर्म, अब समझिए थोड़ी सी बातों को समझ। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे दोस्तों जब मिन टर्म की बात बताया था, देखिए मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझ लेते हैं पूरा लॉजिकली तरीके से। देखिए मिन टर्म में मैंने ये वाला टर्म को बताया था, ये किसको इंडिकेट करता है, ये मिन टर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये मिन टर्म को इंडिकेट करता है, कितना है 1 3 5 और 6। ये सब क्वेश्चन तो देखते हो आंसर देखते ही आप मार दो। ये क्या है, ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, मिन टर्म। ये वाला टर्म क्या कहलाएगा दोस्तों, मिन टर्म। यहीं पे देखिए मैंने बताया था, पहले के मैप की बात थोड़ी सी समझ लेते हैं। के मैप, इसको देखने से क्या पता चलता है, इसको देखने से क्या पता चलता है, मतलब सेलों की संख्या कितनी हो सकती है, सेलों की संख्या इसमें कितने हो जाए, टोटल 8 हो सकती है, मतलब 0 to 7 हो सकती है। ठीक है, वहीं पे यहां पे देखिए 2 की सेलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं के मैप में दोस्तों, के मैप में सेलों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से, 2 की पावर n से के मैप की संख्या निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं के मैप की संख्या निकालूं यहां से, तो मेरे पास कितना है, तीन तरीके के सेल बनेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ 3 रखूंगा तो मतलब कि 8 सेल मेरे को आएंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे, मतलब इसमें कितना हो सकता है दोस्तों, इसमें कितना हो सकता है 0 to 7, 0 to 7। तो मतलब ये जो डिजिट हो सकती है वो 0 to 7 हो सकती है। ठीक है, 0 to 7 हो सकती है, मतलब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी, इतनी डिजिट होगी। तो अब नीचे आइए मैक्स टर्म में, मैक्स टर्म निकालने के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था दोस्तों, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सब। ये वाला सिंबल देखिए यहाँ पे ये लगा भी है पाई एम, ये पाई है दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, पाई एम। इसमें पाई एम में क्या है, अरे इसको इसमें से जो है उसको काट दो, जो है उसको काट दो। 1 कट गया, देखिए 3 कट गया, 5 कट गया और 6 कट गया, जो बचे हैं सेम टू सेम वहां ले जाके लिख दो, 0 2 4 और 7। इससे अच्छा तरीका होगा क्या दोस्तों, मिला लो अपना आंसर, किसमें मिल रहा है 0 2 4 7, ये लीजिए। ठीक, समझ में आया। मैक्स टर्म पूरी तरीके से ये क्या डिनोट करता है, ये वाला ये डिनोट करता है मैक्स टर्म, ये डिनोट करता है कितना, मैक्स टर्म को डिनोट करता है। इससे डिटेल में चाहिए दोस्तों तो किस में चले जाइए आप, मेरा थ्योरेटिकल वाले वीडियो में चले जाइए और वहां से पूरा एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। द लॉजिकल एक्सप्रेशन x plus y plus z dot x plus y plus z bar is called शॉर्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, जो बोर्ड द्वारा दोस्तों आंसर नहीं निकाला गया उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलियन फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट एक्स प्लस जेड बार कैन बी मिनिमाइज टू द बुलियन अभिव्यक्ति। दोस्तों ये भी जो है क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया है। इसका आंसर क्या आपको मिल रहा है? ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आप इसको निकाल भी सकते हो यदि आपसे ये सॉल्व होता है। तो मैं इसलिए दोस्तों नहीं सॉल्व करूंगा कि आप जानते हैं कि सबके पास ये वीडियो जाएगी तो उसमें जो है कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि जब सर बोर्ड ने निरस्त कर दिए तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सब बातें उठ सकती हैं। इसलिए दोस्तों मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा। हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल आर देयर। अब यहाँ पे जरा ध्यान करिएगा, कितने 3 वेरिएबल में क्या पूछा है? बुलियन फंक्शन की बात किया है। ठीक है, जब बुलियन अगर सेल की बात करता तो 8 आ जाता तुरंत। इसलिए ध्यान रखिएगा, बुलियन फंक्शन की जब ये बात कर रहा है दोस्तों तो ये बहुत आसान सा तरीका है, उसी तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 वेरिएबल की बात किया है, 3 वेरिएबल की जब बात करेगा तो 3 वेरिएबल कौन कौन से होगा? ए, बी और सी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। 3 वेरिएबल में इसका मैंने क्या बताया, 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया ना। ये वाला देखिए सेल की संख्या निकल आएगी, पूरी की पूरी सेल की संख्या निकल। तो 3 वेरिएबल बन कितने सकते हैं उनको थोड़ा सा बना के देखते हैं। ए बार, बी बार, सी बार और ए बार, बी बार और सी, ए बी सी बार और क्या बनेगा? ए बार, बी, सी और क्या बन सकता है दोस्तों? ए, बी बार, सी बार और ए, बी बार, सी, ए, बी, सी बार और ए, बी, सी। इतने तरीके के वेरिएबल इसमें बन सकते हैं ना, इतने तरीके के इसमें वेरिएबल बन सकते हैं। तो मतलब कहने का ये 8 है, 2 की पावर 3 ना। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फार्मूला कौन सा बनेगा? जो बुलियन अभिव्यक्ति, बुलियन फंक्शन को हम डिनोट करेंगे, जब बुलियन फंक्शन को हम निकालेंगे तो 2 की पावर 2n वाला ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो सिंपल से 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 आ जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, कितना आ गया? 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 32 32 दूनाई 64 64 दूनाई 28 256 है। कहीं पे दिख रहा है? हाँ ये देखिए 256 आ गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम व्हिच फाइंड्स द मीडियन। यहाँ पे दोस्तों मीडियम होगा, मीडियम ऑफ एन अनसॉर्टेड एन साइज एरे वुड टेक द टाइम। मझला तत्व खोज होता है, खोज करने की सबसे प्रभावी एल्गोरिदम कितना समय लेता है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, नन ऑफ दिस, तो कितना लेगा? इसका ऑप्शन होगा ऑर्डर ऑफ एन। थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि वर्गीकृत तत्व की हम माध्यिका निकालते हैं। तो पहले तत्व का वर्गीकृत करें, फिर सेकंड के, तो सम संख्याओं की अगर मैं बात करता हूं, यदि संख्या सम होगी तो उसके लिए फार्मूला क्या है? n/2 प्लस 1वां पद। क्या दोस्तों? 1वां पद, आप पढ़े होंगे इसको, 1वां पद। यदि विषम है तो क्या होगा? n+1/2वां पद। यदि विषम है तो n/2वां पद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एल्गोरिथम? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n समय लगेगा। जब एल्गोरिथम में और चीजें डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल से हम
डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट केस द इफिशियंसी ऑफ द क्विक सॉर्ट ओवर एंड द एरे हैविंग द n आइटम्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्विक सॉर्ट की सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जाता है? नॉन रिकर्सिव मेथड से किया जाता है, रैंडमाइजेशन से किया जाता है, कि रिकर्सिव मेथड से किया जाता है, कि नन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो एक भी नहीं सही है, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्विक सॉर्ट डिवाइड कॉन्कर, क्विक सॉर्ट जो है डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, मतलब इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, डिवाइड कॉन्कर कंबाइन नियम पर आधारित इसकी दक्षता कितनी होती है? एन स्क्वायर, मतलब इसकी एन स्क्वायर होती है। इसका वर्गीकृत संख्या मीन्स बेस्ट केस में इसकी दक्षता सर्वाधिक कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ एन होती है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन देखिए नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी द हेल्ड बाय एन एरे ए 3 ए में कितना है? -3 है, -3 कॉलन 10 5 कॉलन 12, तो इसमें 91 119 112 104। दोस्तों इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं उसको आपको सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला छोटा सा बताऊंगा कि इस वाले संख्या से इस वाले, जैसे मेरे पास एक संख्या है x कॉलन y है, ठीक है, x कॉलन y है, तो मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला जो मैं बता रहा हूं, y माइनस x प्लस 1, ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा इन सब में, ठीक है। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -3 है 10, तो पहले सिंपल तरीके से मैं निकाल के बताता हूं, उसके बाद वो वाला फार्मूला लगा दूं। जैसे मेरे को अगर 10 तक लिखना है तो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना जाएगा दोस्तों? 8 9 0 1 2 8 9 और 10, इनमें सब में कॉमन लगा लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल ना हो, ठीक है। इतने मेरे पास संख्या है, तो मतलब ये कितना हो गया? यहां से अगर मैं गिनूं तो 10 वो और 4 ये, मतलब कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया ना। अब देखिए 14 मेरे फार्मूले से कैसे आएगा वो देखिए, 10 है, माइनस का 3 हो गया और प्लस 1 हो गया, ये वाला फार्मूला देखिए मैंने लगाया, यहां से भी 14 आया और इसमें से सॉल्व करो तो 10, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4 आ गया, कितना हो गया दोस्तों? मतलब कि 14 इसमें से भी आया, ठीक, इतना समझ में आया। अब दूसरे वाले को निकाल लेते हैं दोस्तों। जब दूसरे वाले को निकालेंगे, दूसरा वाला 5 6 कितना दिया है? 5 से 12 ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितना? 2 2 4 2 6 2 8, कितना आया दोस्तों? तो टोटल 8 आया। अब चलिए निकालते हैं, देखिए 12 -5 प्लस 1, ठीक है, तो देखिए 12 1 13, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, 8 ही तो आया दोस्तों, 8 ही तो आया। जब इतना आया, अब 14 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 14 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 8 कितना हो गया? 112 आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना? तो ये वाला मैं जो फार्मूला बताया हूं इसको नहीं भूलिएगा दोस्तों, तब इसका अपने आप इसी तरीके सिंपल तरीके से आंसर आता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया फुल टाइम, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर। कंसीडर अ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे assuming the row major order of the storage determines the address of the element A to 3 if the base address is 500। आयामी 2 अक्षर एरे A 1:5 2:7 में A 2 3 का पता क्या होगा अगर आधार पता 500 है और प्रमुख पंक्ति अनुक्रम का पालन किया जाता है
तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको निकाल लेते हैं। अब वही वाला देखिए, फार्मूला आप तुरंत अप्लाई कर दिया करिए। कौन सा? पहले हम एक सिंपल सा इसका, जैसे अगर हम निकालते हैं तो m और n ऐसे लिखेंगे, यही तो लिखा है मैंने। तो इधर क्या होगा, a:5 और 2:7, यही लिखा है ना सिंपल तरीके से। जब ये लिखा है तो इसको आगे क्या, m की वैल्यू निकाल लीजिए। जो m की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका कितना आ गया, ये कट गया, देखो 5 ही आ गया। n का निकाल लीजिए 7 माइनस 2 प्लस 1, तो देखिए 7 1 8 में से 2 गए, कितना आया, 6 आ गया। जब 6 आ गए तो मतलब कि m n की वैल्यू कितना आ गई, m n की वैल्यू कितना आ गई, 5 और 6 आ गई ना, 5 और 6 आ गई। अब इसके बाद एक मेरे पास जो इसमें फार्मूला लगता है दोस्तों, उस फार्मूले को थोड़ी सी बात मैं रिमाइंड कराऊंगा। LAJA है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, JK और यहाँ पे बेस, JK बेस A और क्या इसमें बनेगा, बेस के, हाँ, WN J-1 और K-1, ठीक है। यही बनेगा इसका फार्मूला कि और कुछ बनेगा? नहीं, यही तो बनना चाहिए, J-1 K-1, ठीक है, W, ठीक है, मतलब कि इसके बीच में J-1 का, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया हमारे को। जब इतना समझ में आ गया, एक प्लस कहीं छूटा है क्या, अरे बाप रे बाप, ठीक, ये वाला जब हमको पता चल गया तो अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसमें सिंपली, मतलब LOC और A23, जब 2 3 निकालोगे तो यहाँ पे बेस कितना आ गया इसका, 500, ये वाला कहानी तो 500 और 6, 500 प्लस 6 3 J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू कितनी है बताइए, इसमें से कितना है J की वैल्यू, J की वैल्यू 2, ये देखिए 2 माइनस 1 प्लस ये क्या है K, मीन्स 3 माइनस 1, ठीक, अब समझ में आया। अब इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 500 तो ये वाला हो गया, और ये कितना हो जाएगा 506 प्लस 2, ठीक, 6 प्लस उसमें 3 में से 1 गए, कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 506 और 2 508 आपका आंसर है। 508 है कहीं पे, 508, ठीक। ये वाला थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ मैच करा के लिखना पड़ता है, प्लस लगाओ कहाँ पे, माइनस लगाओ, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ जो दिया है उसी के टर्न पे। लेकिन इस वाले पे डायरेक्ट यदि आंसर क्वेश्चन आता है तो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, नहीं ये वाले में फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए स्टैक इज द, हाँ, स्टैक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेंगे, तब उसके बाद स्टैक है क्या है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर है कि नन ऑफ दे। देखिए स्टैक सबसे पहली बात तो थोड़ी सी बातों को हम जानेंगे। ये देखिए स्टैक का डायग्राम मैंने आपको बताया था। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पुश, इसको पुश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। तो दोस्तों स्टैक में जैसे जो ऑप्शन जो लास्ट में आता है वही पहले आउट हो जाता है, तो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है लीफो पे। किस पे काम करता है, लीफो पे, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो पे ये काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये काम करता है, पुश। अब देखिए तो ये स्टैटिक कहिए, बिल्कुल गलत है, ये डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसको थोड़ा प्रीवियस वाले पेपर में बताया हूं, तो वहां से भी इसको एक्सेस कर लीजिए, ये जितने इसमें काम की चीजें मैंने बता दिया। फर्स्ट प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, तो इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे, ए बी एस्ट्रिक्ट सी डी डैश नहीं सॉरी डिवाइड प्लस, इतना है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये वाले ऑप्शन को, ये क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ये कैसा है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्ट फिक्स। इसे हमें किस में फाइंड करना है, प्रीफिक्स में। देखिए जब ये सब चिन्ह जो ऑपरेटर होते हैं वो बाद में दिया हो तो पोस्ट फिक्स होता है, ये ऑपरेंड्स के पहले आ जाए तो इसे प्रीफिक्स कहेंगे, अगर मिडिल में रहेगा तो उसे इनफिक्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये पोस्ट फिक्स है, अगर मैं इसको ए एस्ट्रिक्ट बी लिख दूं, ए एस्ट्रिक्ट बी, और यहां पे क्या है, ए एस्ट्रिक्ट बी, ये ब्रैकेट में, और ये वाला प्लस आगे बढ़ाता हूं, और यहां पे क्या है, सी डिवाइड बाई डी कर दूं दोस्तों, सी डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, इनफिक्स कहलाएगा। देखिए अब सब बीच में हो गए ना, इनफिक्स। अगर अब इसको मैं चेंज करूं, इधर प्लस बाहर ले आऊं, और उसके बाद प्लस के बाद एस्ट्रिक्ट आएगा, और ए बी आएगा, और यहाँ पे स्लैश डिवाइड सी और डी आएगा, तो ये वाला टर्म क्या बन गया बताइए, ये बन गया प्रीफिक्स, ये बन गया प्रीफिक्स बन गया। तो इसमें से कौन सा ये प्रीफिक्स, देखिए प्लस एस्ट्रिक्ट ए बी डिवाइड, ये देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक, इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ही जरूरी है, इसको भी मुझे पढ़ाना है, ये भी मैं कवर करूंगा, ये डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करनी है, एल्गोरिथम में भी दिया रहता है, वहां से भी देख सकते हो। क्यू कैन बी द यूज टू इम्प्लीमेंट, क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यू को। अब क्यू वाला पोर्शन है तो जानते हैं ये इसमें बीएसएफ और रेडिक्स दोनों में ये यूज होता है, मतलब ये दो देखिए इसके ऑप्शन जो हैं वो, और मतलब बोथ, दोनों बी एंड सी, मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों दोनों में होगा। अब इसके बाद अगर कोई बोर्ड इसका कोई ऑप्शन माना है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ द फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू द रियर पॉइंटर्स देन द क्यू, अगर एक क्यू में फ्रंट सूचक का नाम रियर सूचक के बराबर है तो क्यू इज एम्प्टी होगी, इज फुल होगी, हैज वन एलिमेंट होगा, मेनी हैव वन एलिमेंट होगा। बताइए इसका आंसर दीजिए। तो इसमें थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, उसके बाद आप स्वयं आंसर देंगे। यदि फॉन्ट और लिखता हूं, फॉन्ट इक्वल टू 1 और कामा रियर इक्वल n, ठीक है। और तो यदि फिर से फॉन्ट इक्वल टू रियर और +1, तो ये वाला ऑप्शन जो आएगा दोस्तों क्यू, इसमें इस वाले ऑप्शन में क्यू फुल होगा। क्यू क्या होगा, क्यू फुल है, ठीक है। दूसरा, पहला मैंने समझाया, दूसरा बात बताता हूं। यदि फ्रंट इक्वल टू नल आ गया, तब क्या होगा, क्यू इम्पटी होगा। तो क्या होगा दोस्तों, क्यू इम्पटी होगा। तीसरा ऑप्शन देता हूं, फॉन्ट इक्वल टू रियर आ गया, तब क्या होगा, क्यू में एक एलिमेंट है, मींस क्यू में मिनिमम एक एलिमेंट है, क्यू में एक एलिमेंट है। समझ में आया।
तो अब इसमें क्या कहा है, इन क्यू इफ वैल्यू ऑफ द फॉन्ट पॉइंटर इज इक्वल टू द रियर, ये देखिए रियर पॉइंटर, देन द क्यू कौन सा होगा, मे हैव वन एलिमेंट, एक एलिमेंट अपने पास रखता है। ठीक, एक एलिमेंट अपने पास रखता है। हाँ, यहां पे आ जाइए थोड़ा सा, एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी प्रोग्राम्स compilers, editor etc are the store in the Unix OS in the system directly called एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर, एडिटर आदि को यूनिक्स ओएस में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, ईटीसी कहते हैं, यूएसआर कहते हैं, उसको दोस्तों बिन कहते हैं। ठीक है, उसी में इसको ले आके स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम डाटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पासवर्ड एंड द लॉगिन फाइल्स इज यूनिक्स, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, ये यूनिक्स होगा। ठीक है, यूनिक्स ओएस आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरी, यूनिक्स ओएस के सिस्टम डाटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल निर्देशिका में संग्रहित होते हैं। बिन होता है, यूजर होता है, प्रोफाइल। दोस्तों इसमें सब सही है। ठीक है, सबको स्टोर किया जाता है। आगे देखिए, इनमें कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। When the creating a web documents, what format is used to express and image height and width? वेब दस्तावेज बनाते समय इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर से किया जाता है, पिक्सल से किया जाता है, डॉट पर इंच किया जाता है, इंचेज किया जाता है। दोस्तों पिक्सल किया जाता है। पिक्सल सबसे इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई यदि इमेज बनती है दोस्तों तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके इमेज बनती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पिक्सल होगा। व्हाट इज द प्रोसेस that condenses file to be stored in less space and therefore sent faster over the internet? कम जगह में कंडेंसिस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके? डाटा कंडेंसेशन कहते हैं, डेटा संक्षेप में डाटा कंप्रेसर कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पे हमारा ऑप्शन मिल जाता है कि डाटा कंप्रेस करके उसको भेजना कहते हैं, भेजा जाता है। जीपिंग डिफ्रेगमेंटेशन मीन्स दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या कहा गया है, कंडेंसिस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाटा कंप्रेशन कहते हैं।